तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। तो यहाँ पर नोट्स आपके पास ये ऑलरेडी होंगे, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है जो कि काफ़ी इजी है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। दैनिक जीवन में संचार का बहुत महत्व है। संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं जिसमें हम ईमेल का और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से अपनी बात को हम कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लें। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ईमेल के बारे में, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स और उमंग ऐप एंड डिजिटल लॉकर, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, और उससे पहले यहाँ पर देखते हैं कुछ ईमेल की हिस्ट्री। तो यहाँ पर ईमेल की हिस्ट्री क्या है। पहला ईमेल 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा अर्पानेट पर भेजा गया था। अर्पानेट जो कि नेटवर्क था, तो इस पर 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा मेल भेजा गया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ईमेल की जो खोज थी वो किसने की थी, रे टॉमलिंसन ने। ठीक है, उसके बाद ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस क्या होता है ये भी आपको पता होगा अच्छे से। जैसे कि अगर आप किसी के पास कॉल करते हैं तो उसका आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ठीक उसी तरीके से अगर आपको किसी के पास ईमेल करना है तो उसका ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, जिसे ईमेल एड्रेस या ईमेल आईडी कहते हैं। ईमेल का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता के पास एक ईमेल पता होना चाहिए, तभी आप उसका ईमेल का यूज कर पाएंगे। ठीक है, आपको ये भी पता होगा अच्छे से, क्योंकि आजकल जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें ईमेल तो आपका उसमें लॉगिन होता ही है। फिर ईमेल के दो भाग होते हैं। @ के पहले एक भाग जो होता है उसे यूज़र नेम कहते हैं, और जो उसके पीछे होता है उसे होस्ट नेम या फिर डोमेन नेम भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। आपने जैसे मान लेते हैं हमारा ईमेल, तो यहाँ पर UPCISS, ठीक है, UPCISS हेल्प, ठीक है, UPCISS हेल्प @gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पर जो gmail.com है ये क्या है आपका, ये आपका डोमेन नेम है। ठीक है, डोमेन नेम है, यानी कि जिस कंपनी के द्वारा या जिस डोमेन नेम से हमारा बना है वो है। और इधर हमारा क्या है, यूज़र नेम है, जो कि हम अपनी तरफ से रख सकते हैं। जो यूज़र नेम चाहे वो रख सकते हैं, लेकिन यूज़र नेम क्या होता है, यूनिक होता है। यहाँ पर हमने UPCISS हेल्प से एक ईमेल आईडी ऑलरेडी बना रखी है, तो अगर आप UPCISS हेल्प से एक ईमेल आईडी बनाएंगे तो नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर UPCISS हेल्प से हमने पहले बना रखी है। तो इसके आगे आप UPCISS हेल्प 1 या 2 या इस तरह से कुछ भी नंबर या इसमें कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ चेंजेस करके आप बना सकते हैं, लेकिन सेम टू सेम यानी कि सेम नेम से यूज़र जो है आप नहीं बना सकते। यानी कि जो यूज़र आईडी है ये क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। यहाँ पर info UPCISS @gmail.com, तो यहाँ पर gmail.com क्या है आपका, ये डोमेन नेम है, और info UPCISS ये क्या है आपका, यूज़र नेम है। ठीक है, तो यूज़र नेम आप अपनी तरफ से रख सकते हैं जो रखना चाहें, लेकिन यूनिक। अगर आप रखते हैं, मान लेते हैं आप ईमेल आईडी बना रहे हैं, यानी जीमेल बना रहे हैं, अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि ईमेल और जीमेल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पर हम बात करते हैं जीमेल अकाउंट की। ठीक है, तो अगर आप जीमेल अकाउंट बना रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप मान लेते हैं राहुल नाम रखना चाहते हैं, ठीक है, राहुल @gmail.com, तो ये आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि राहुल नाम से किसी ना किसी का ईमेल आईडी ऑलरेडी बना होगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ईजी नेम है। तो यहाँ पर अब ये राहुल कुमार, आप राहुल कुमार से बनाएंगे तब भी हो सकता है ना बने, क्योंकि राहुल कुमार से भी जो है किसी ना किसी ने बना रखा होगा। कुमार राहुल से भी हो सकता है ना बने। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राहुल कुमार आगे कुछ डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट या स्टार्टिंग डिजिट कुछ ना कुछ आपको ऐड करना होगा, जिससे कि वो जो यूज़र नेम है वो यूनिक हो जाए। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यूज़र नेम जो है वो मैक्सिमम 64 कैरेक्टर का होना चाहिए। डोमेन नेम जो है वो 254 कैरेक्टर का होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात मैक्सिमम की। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल के भाग। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और मेल यानी कि मेल भेजना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के यहाँ पर इतने भाग होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है टू का मतलब किसको आप मेल भेजना चाहते हैं उसको आप टू में डालते हैं, जिससे रेसिपिएंट बोला जाता है, यानी किसे भेजना है मेल वो हम कहाँ डालते हैं, टू में डालते हैं। ठीक है, और फ्रॉम कौन होता है, फ्रॉम का मतलब जहाँ से मेल भेजा जा रहा है, जिसकी आईडी से, वो क्या होता है, वो फ्रॉम होता है, और जिसे मेल भेजा जा रहा है वो टू होता है। ठीक है, यानी कि जो रिसीवर होता है, प्राप्तकर्ता, वो टू में होता है, और जो भेजने वाला होता है, सेंडर, वो फ्रॉम में होता है। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई, फ्रॉम और टू। फिर उसके बाद CC और BCC। ठीक है, तो यहाँ पर CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और BCC का मतलब होता है ब्लेंड कार्बन कॉपी। ठीक है, अभी एक हम पूरा मेल भेजेंगे जिसमें यहाँ पर हम 2CCC और BCC
BCC, इन सभी के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल CC यानी कार्बन कॉपी और BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कार्बन कॉपी, ठीक है। अभी इसके बारे में हम प्रैक्टिकली देखेंगे, आपको बेटर समझ में आएगा। डेट एंड टाइम स्टैम्प और सब्जेक्ट लाइन, बॉडी, अटैचमेंट, सिग्नेचर, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक ईमेल का पार्ट होती हैं। आपका जो ईमेल का मेन पार्ट होता है वो आपका होता है बॉडी में। आप बॉडी में जो पूरा मेल है वो आप टाइप करते हैं यहाँ पर पूरा मैसेज अपना, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें आप सब्जेक्ट में रखते हैं, कुछ चीज़ें का मतलब आपका जो मेल है वो किससे रिलेटेड है। जैसे बॉडी में आपने क्या किया, आपने मान लेते हैं हॉलीडे के लिए, ठीक है, हॉलीडे के लिए मेल लिखा है, तो हॉलीडे के लिए मेल लिखा है पूरा मान लेते हैं 4 से 5 लाइनों का। तो 4 से 5 लाइनों का जो हॉलीडे के लिए आपने मेल लिखा है, तो सब्जेक्ट में यहाँ पर आप वो चीज़ लिख सकते हैं एक लाइन में कि ये जो मेल है वो हॉलीडे के लिए है, फॉर हॉलीडे या पर्टिकुलर हॉलीडे फॉर दिवाली या होली, इस टाइप से आप सब्जेक्ट में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट से क्या पता चलता है कि मेल के अंदर क्या मिलने वाला है, ये सब्जेक्ट से अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट से पता चल जाता है कि मेल के अंदर क्या होगा, ठीक है। फिर अटैचमेंट, तो अभी इसके बारे में हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर उसके बाद है ईमेल सेवाएं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया ईमेल सेवाएं 2 प्रकार की हैं, एप्लीकेशन बेस्ड मेल एंड वेब बेस्ड मेल। तो एक्चुअली यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ईमेल ही हैं, यानी कि मेल ही हैं, लेकिन ये वेब बेस्ड मेल है और ये एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो एप्लीकेशन बेस्ड मेल होते हैं इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, जैसे मोजिला थंडरबर्ड, ड्रीम मेल, ओपेरा, ईमेल क्लाइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये सब क्या है, ये ईमेल क्लाइंट होते हैं। ईमेल क्लाइंट कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ठीक है। ईमेल क्लाइंट क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर ही होते हैं, जहां पर हम अपने ईमेल अकाउंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको हम दिखाएं तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का आपको एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए पहले तो यहाँ पर नेट ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर हम ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कर रखा है कि एक ईमेल को, ठीक है, एक ईमेल आईडी को हमने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो कि एक क्लाइंट है, ईमेल क्लाइंट, इसके साथ में हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो इससे होगा क्या कि हमने अपने ईमेल अकाउंट को, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईमेल अकाउंट है, तो इस ईमेल अकाउंट को हमने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के साथ में कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो इस ईमेल पर जितने भी मेल आते हैं वो हम यहीं से रीड कर सकते हैं, यहाँ से हम नया मेल बना करके भेज सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, मतलब सारी चीज़ें हमको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो यही होता है ईमेल क्लाइंट, ठीक है। तो ईमेल क्लाइंट क्या होते हैं, कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर ही होते हैं जहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं, जिससे आपको बार बार ब्राउज़र पर जाकर के वहाँ पर ईमेल आईडी साइन इन करके सारी चीज़ें नहीं करनी होंगी। आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू यहीं से ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है। बाकी जो कुछ और मेल होती हैं, जैसे हमारी वेबसाइट है UPCISS, ठीक है, upciss.com, ये दूसरी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जो यूट्यूब के लिए है, वो upciss.youtube.com है। तो यहाँ पर upciss.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो हम चाहें तो upciss.com ये डोमेन रख करके भी मेल बना सकते हैं। जैसे हम बना सकते हैं हेल्प, ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह से एक ईमेल आईडी बना सकते हैं, help@, ठीक है, @upciss.com, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी एक ईमेल आईडी है प्रॉपर, आप इसके ऊपर भी मेल कर सकते हैं, चाहे आप जीमेल अकाउंट से करें या याहू अकाउंट से करें, किसी भी अकाउंट से करें, आप इस आईडी पर भी मेल कर सकते हैं, help@upciss.com। लेकिन इसे हम ओपन कहाँ करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि help@upciss.com इस ईमेल आईडी को हम अपने ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर यानी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से कॉन्फ़िगर कर लेंगे और आप इस मेल आईडी पर कहीं से भी, फ़ोन से, कंप्यूटर से, इंटरनेट के द्वारा कहीं से भी आप मेल भेजेंगे तो वो मेल हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। और ईमेल क्लाइंट इस सॉफ्टवेयर की एक खास बात क्या है कि अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है तो उस कंडीशन में आपके जो पुराने मेल है वो यहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। नए मेल आपको नहीं मिलेंगे, जब आप नेट कनेक्ट करेंगे तभी मिलेंगे, लेकिन ऑफलाइन में आपको पुराने मेल्स यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर की बात हो गई। तो यहाँ पर help@upciss.com, इसमें हेल्प क्या है, यूज़र नेम है, upciss.com क्या है, डोमेन है। तो इस तरह से मेल आईडी आप लोग नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर @ के बाद जो डोमेन नेम है ये हमारा है, ठीक है, मतलब UPCISS का है। तो यहाँ पर हम जो है जितनी मेल आईडी चाहे बना सकते हैं, help@upciss.com, ठीक है, info@upciss.com या फिर student@upciss.com, इस तरह से हम जितनी चाहे मेल आईडी इस डोमेन नेम का यूज करके बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उस मेल आईडी पर जो भी मेल्स आएंगे वो हमारे सर्वर पर, यानी कि upciss.com जो डोमेन नेम है, इस सर्वर पर, यानी कि ये वेबसाइट जिस भी कंप्यूटर में जहाँ भी स्टोर होगी उस सर्वर में मेल्स आएंगे, ठीक है। और बाकी जो आप लोग नॉर्मली जीमेल अकाउंट बनाते हैं वो किसका होता है, वो गूगल का होता है, जिसमें लास्ट में होता है @gmail.com। तो gmail.com ये गूगल का जो है आपका
सर्वर होता है और इसमें आप जो मेल भेजते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, वो गूगल के सर्वर में यानी कि जीमेल के सर्वर में स्टोर किया जाता है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, ईमेल और जीमेल याहू मेल के बारे में। फिलहाल यहाँ पर आपको ईमेल क्लाइंट के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर किस तरह से होते हैं, सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है। तो यहाँ पर ईमेल क्लाइंट पता चल गया होगा, एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल, ठीक है। ईमेल कुछ नहीं होता, मतलब ये ईमेल एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं जहाँ पर मेन काम जो है वो ईमेल अकाउंट का ही होता है, ठीक है। और वेब बेस्ड ईमेल का मतलब क्या है कि आप अपना ब्राउज़र ओपन करें, वहाँ पर आप अपनी आईडी को साइन इन करें और यूज़ करें, ठीक है। तो ये वेब बेस्ड ईमेल हो गए। बाकी दोनों जगह आईडी वही सेम यूज होती है, मतलब आईडी वही चीज़ होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये कुछ लोकप्रिय ईमेल क्लाइंट हैं यानी कि सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज़ किया जाता है, करते हैं लोग। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ईमेल कैसे काम करता है। तो ईमेल जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या होता है, देखिए आपने ईमेल जो भी बना रखा होगा ईमेल अकाउंट, तो अगर हम बात करें अपने upcss.com की, ठीक है, तो जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था help@, ठीक है, @upcissss.com, ठीक है, upcissss.com या .in जो भी है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका एक ईमेल आईडी है। तो अगर कोई क्लाइंट, ठीक है, अगर कोई क्लाइंट यहाँ पर कोई व्यक्ति है, अगर वो मेल भेजेगा, ठीक है, तो अपने कंप्यूटर से, तो वो मेल स्टोर कहाँ होगी, ठीक है, तो वो मेल जो है स्टोर होगी हमारे सर्वर में, ठीक है। अगर help@upcissss.com पर कोई मेल भेजता है तो वो हमारे सर्वर में यानी हमारे कंप्यूटर में स्टोर होगी। हमारे कंप्यूटर का मतलब लोकल कंप्यूटर में नहीं, जो जहाँ पर हमने वेब होस्टिंग यानी हमारी जहाँ पर वेबसाइट स्टोर है, ठीक है, वहाँ पर ये मेल स्टोर होगी, वहीं से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपका जीमेल अकाउंट होता, ठीक है, जीमेल अकाउंट जैसे कि यहाँ पर हम कोई भी एग्जाम्पल के लिए jk@gmail.com, ठीक है, jk@gmail.com ये हमारी आईडी है। अब अगर यहाँ पर कोई क्लाइंट, ठीक है, अगर मेल भेजेगा, कोई सेंडर है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, सेंडर है। अब यहाँ पर जो सेंडर होगा वो भी क्लाइंट ही होगा, जो रिसीवर होगा वो भी क्या होगा, क्लाइंट ही होगा, ठीक है। तो सेंडर ने क्या किया, मेल सेंड किया, वो कहाँ स्टोर होगी, वो जीमेल के सर्वर में स्टोर होगी। कहाँ स्टोर होगी, जीमेल के सर्वर में स्टोर होगी। जो रिसीवर है वो जब मेल रिसीव करेगा तो वो कैसे रिसीव करेगा, यानी एक्सेस करेगा, तो वो भी जीमेल के सर्वर से ही एक्सेस करेगा। एक्चुअली में वो जो मेल है वो कहाँ स्टोर है, वो जीमेल के सर्वर में ही स्टोर होती है, ठीक है। जो सेंडर सेंड करेगा वो जीमेल के सर्वर में मेल अपलोड हो जाती है, रिसीवर वहीं से एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप की बात करें तो अगर एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में व्हाट्सएप मैसेज मोबाइल नंबर के जरिए सेंड किया जा रहा है तो ये कहाँ पर स्टोर होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से मैसेज भेजेंगे यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जो मैसेज भेजेंगे वो व्हाट्सएप के डेटा सेंटर में, ठीक है, वहाँ पर सर्वर में स्टोर होगा और ये बंदा दूसरा जो फ़ोन है यानी कि ये उसी सर्वर से उस मैसेज को रीड कर सकता है और ऑफलाइन जब मैसेज वो उसके फ़ोन में टेम्प्रेरी बेस पर स्टोर भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मैसेज जो एक्चुअल मैसेज होता है वो व्हाट्सएप के डेटा सेंटर में ही होता है, यानी डेटा सर्वर में ही स्टोर होता है। उसका लिंक आपको मिल जाता है जिसके जरिए आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी जिसे भेजा गया है वो एक्सेस कर सकता है। तो ये चीज़ होती है, डेटा कहाँ होता है, व्हाट्सएप के डेटा सेंटर में ही। इसी तरह से फेसबुक भी है और इसी तरह से आपका जीमेल भी है। तो यहाँ पर ये सब क्या होते हैं, सर्वर होते हैं। जीमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो ये क्या होते हैं, आपका सर्वर होता है। और क्लाइंट कौन होता है, क्लाइंट जो हम लोग हैं जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप फेसबुक जीमेल को जो यूज कर रहे हैं वो सब क्लाइंट हैं। और बाकी जो डेटा स्टोर हो रहा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, सर्वर से। जो सेंडर है और जो रिसीवर है, जो सेंडर है और जो रिसीवर है, जो दोनों कनेक्ट है वो डेटा सेंटर यानी सर्वर से ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब क्या है, क्लाइंट है और ये क्या है, सर्वर है आपका। तो क्लाइंट सर्वर पर जो मेल है आपका वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। फिर उसके बाद SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से दूसरे सर्वर पर ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है। यानी SMTP प्रोटोकॉल और POP IMAP इन सभी का इस्तेमाल एक मेल को भेजने और रिसीव करने के लिए किया जाता है। और इनके बारे में हम पिछले वीडियो में पूरा पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हमने आपको यहाँ पर समझाया था कि SMTP POP क्या है। तो आप जो है पिछला वीडियो देख सकते हैं अगर आपको SMTP POP के बारे में नहीं पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यूजिंग ईमेल, ईमेल का उपयोग कैसे करेंगे। तो ईमेल का उपयोग करने के लिए हमें सबसे पहले एक ईमेल अकाउंट बनाना होगा। हम गूगल का ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, याहू का बना सकते हैं या हॉटमेल से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसी भी साइट का यूज करके हम एक ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर जो है वो गूगल का आपका मिल जाता है जीमेल अकाउंट। जो जीमेल अकाउंट होता है वो गूगल का होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ईमेल में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक यानी एक नेटवर्क के जरिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली एक नेटवर्क के जरिए कोई भी काम करते हैं तो वो आपका ई के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब जब आप ऑनलाइन कुछ खरीदते या बेचते हैं तो वहाँ पर ई कॉमर्स आ जाता है। कॉमर्स का मतलब व्यापार, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ऑनलाइन व्यापार हो गया,
ठीक है। ई गवर्नेंस यानी जब आप इंटरनेट के जरिए या इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट से कनेक्ट होते हैं या गवर्नमेंट आपसे कनेक्ट होती है तो वहाँ पर ई लग जाता है। इसी तरह से जब आप मेल को, ठीक है, मेल यानी कि जब आप किसी को पोस्ट करते हैं, अगर आप फिजिकली किसी चीज़ को कुरियर कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन अगर आप मेल कर रहे हैं ऑनलाइन तो वहाँ पर वो क्या होता है, ईमेल होता है। ठीक है, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। और जो जीमेल है ये क्या है, गूगल मेल है। ठीक है, गूगल मेल यानी कि जो जीमेल है या फिर याहू मेल हम कह लें, या फिर जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि @ के बाद हमने क्या किया था कि upcss.com हमने अपना डोमेन नेम यूज किया था। तो ये सब ईमेल अकाउंट ही होते हैं। जीमेल हो गया, याहू हो गया, हॉटमेल हो गया, या कोई अपना प्राइवेट डोमेन नेम हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ईमेल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। आपका मेन जो होता है वो क्या होता है, ईमेल होता है। इसी के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो जीमेल हो, चाहे वो आपका प्राइवेट डोमेन हो, या फिर याहू हो, या फिर हॉटमेल हो, या कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप गूगल या याहू से एक निःशुल्क ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी उस वेबसाइट पर जाके आप एक अकाउंट बना सकते हैं। तो बनाना कैसे है वो भी आपको अच्छे से पता होगा। बनाने में कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ पर आपको ईमेल अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपको ब्राउज़र ओपन करना है। अगर आप जीमेल की बात करें, वहाँ पर आपको कुछ नहीं, बस ये लिखना है क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। ठीक है, यानी क्रिएट अ गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट एक ही बात है। फिर वहाँ पर आपको नेम और यहाँ पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड डाल करके नेक्स्ट करना है। फिर आगे कुछ कॉन्फ़िगरेशन होंगे जिसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देना है, और उसके बाद आपका एक ईमेल अकाउंट बन जाता है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो यूज़र नेम और दूसरा आपने जो पासवर्ड सेट किया है। तो जब भी आपको ईमेल यूज़ करना होगा तो वापस से आप अपने ब्राउज़र में, ठीक है, ईमेल अकाउंट को साइन इन करेंगे, यानी कि लॉगिन करेंगे। वहाँ पर आप अपना यूज़र नेम डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने ईमेल अकाउंट बनाते टाइम सेट किया था, यूज़र नेम और पासवर्ड। फिर उसके बाद आप ईमेल में लॉगिन हो जाएंगे। फिर आप किसी को भी मेल भेज सकते हैं, या कोई आपको मेल भेजेगा तो आप रिसीव करके उसे देख सकते हैं। और कई सारी चीज़ें हैं जो भी आपको हम प्रैक्टिकली बताएंगे, ठीक है, इसी वीडियो में। तो यहाँ पर ईमेल अकाउंट कैसे बनाना है ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे ईमेल अकाउंट कैसे बनता है। फिलहाल तो काफ़ी ईजी है। आपको ब्राउज़र में, आप चाहे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी, सिंपली आपको लिखना है क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें डालने के बाद ध्यान रखना है यूज़र नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए। उसके लिए हमने बताया कि आप अपना जो भी नेम है या जो भी जिस नाम से बनाना चाहते हैं वो अपना सेट करें, और आगे कुछ नंबर्स जो है वो ऐड कर दें, जिससे आपका जो है ईमेल अकाउंट यूनिक बन जाएगा। हालांकि बनेगा यूनिक ही, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं बन सकता। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ईमेल अकाउंट आप बना लेंगे। ईमेल अकाउंट बनाने के बाद जब आप ईमेल को साइन इन करेंगे तो वहाँ पर आपको अंदर कई सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे इनबॉक्स हो गया, आउटबॉक्स हो गया, सेंड बॉक्स हो गया। तो चलिए अब इन सब चीज़ों के बारे में अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं अपना ब्राउज़र, और यहाँ पर ईमेल अकाउंट हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो यहाँ पर हम सीधे जीमेल ओपन करते हैं। ठीक है, जीमेल ओपन करते हैं और यहाँ पर हम एक आईडी साइन इन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारे सामने जो है ये जीमेल ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पर जीमेल में अभी यहाँ पर आप थीम देख रहे होंगे बैकग्राउंड में। इन थीम्स को सेट करना आपको हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक है, तो आपने साइन इन किया होगा तो हो सकता है बैकग्राउंड में ये ब्लू कलर की जगह पर, ठीक है, आप में व्हाइट कलर आ रहा हो, तो व्हाइट कलर आएगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो वही थीम होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं इनबॉक्स, ठीक है, इनबॉक्स यानी आपको पता चल गया होगा, इसमें जो आपके पास मेल आए हुए होते हैं वो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मेल को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यानी जो आपको भेजे गए मेल होंगे, और यहाँ पर जिसने भेजा होगा उसका नेम होगा यूट्यूब। ठीक है, या जिसने भी भेजा होगा यहाँ पर उसका नेम होता है, और यहाँ पर होता है सब्जेक्ट। ठीक है, ये इतना क्या है, आपका सब्जेक्ट होता है। देखिए जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं इसको, ये होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स के मतलब इससे ये पता चल जाता है कि मेल के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, और बाकी ये जो चीज़ें दी गई हैं ये क्या है, आपका बॉडी टेक्स्ट, यानी जो मेल में लिखा गया है प्रॉपर आपके लिए वो चीज़ है। तो यहाँ पर जिसने भेजा वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेल हो गया, मैसेज हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर एक मेल को हम कंपोज करते हैं। बाकी इसमें और भी कई सारे ऑप्शन हैं, जिसमें सेंड हो गया, सेंड में जो मैसेज आप सेंड करते हैं वो सेंड में मिलेंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पर स्टार्टेड एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, जो मेल आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए सपोर्ट, ठीक है, ये मेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्टार के साइन पर क्लिक कर दिया, तो ये स्टार की कैटेगरी में आ गया। अब अगर आपको इस मेल को कभी ढूंढना हो तो उसके लिए आपको स्टार्ड में जाना है। तो आपने जितने मेल को स्टार कर रखा होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर इसमें स्टार हमने किया था तो ये इसमें मिल जाएगा, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। या फिर अगर आप किसी मेल को ढूंढना चाहते हैं किसी भी नाम से, तो यहाँ पर आप सर्च मेल में जाकर के टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें नाइलेट के मेल ढूंढने हैं, तो यहाँ पर हमने नाइलेट लिखा, तो देखिए यहाँ पर नाइलेट से रिलेटेड जितने भी मेल हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं मेल यहाँ से।
और बाकी इनबॉक्स हो गया, सेंड हो गया। ड्राफ्ट का मतलब है अगर आपने मेल कंपोज किया, और कंपोज यहाँ पर जैसे देखिए कंपोज का मतलब क्या होता है, अगर आपको मेल भेजना है तो कंपोज यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्लस के साइन पर कंपोज, और यहाँ पर आप मेल भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेल आपने नहीं भेजा, यहाँ पर इसे ओपन किया और यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दिया, सब्जेक्ट में लिख दिया कुछ भी और यहाँ पर, और इसे हमने बंद कर दिया, तो ये क्या होता है, ये ड्राफ्ट में आ जाता है, जिससे आप उसको दोबारा कभी भी भेज सकते हैं। तो ड्राफ्ट में ये सेव हो जाता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट नहीं करना है। और अगर सभी को डिलीट करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर देंगे, तो जितने भी होंगे वो सारे के सारे मेल सेलेक्ट हो जाएंगे, और इसे आप आराम से यहाँ से एक ही बार में डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर बीच बीच में कोई छोड़ देने तो यहाँ पर आप उसका जो है चेक हटा दें और बाद में डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम हटाते हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर डेट भी दिखा रहा है कि कौन सा मेल किस डेट में आया था, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिए ऊपर एक चीज़ दिख रही है, इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी मेल हैं वो टोटल मेल यहाँ पर दिखाता है। टोटल मेल कितने हैं आपके, 90 हैं, जिसमें से एक बार में 1 से 50 आपके सामने ये जो लिस्ट आ रही है, ये 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक, यानी आपके सामने इसको स्क्रॉल करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो जब आप स्क्रॉल करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको 50 मेल जो है वो लिस्ट आपको इसमें पूरी मिल जाएगी इस तरह से, ठीक है, 50 मेल की। बाकी जो 40 हैं वो यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और ये आपके दूसरे 40 मेल हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अभी टोटल इसमें 90 हैं, बाकी हज़ारों हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं एक बार में 1 से 50 नहीं 1 से 100 तक दिखाई दे, तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, और यहाँ पर आपको सी ऑल सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है, सी ऑल सेटिंग। और यहाँ से जाकर के आप लिमिट बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 100 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं 100, तो इससे क्या होगा, आपकी एक बार में 100 मेल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अंडू सेंड का ऑप्शन होता है एक। अंडू सेंड का मतलब जब आप मेल कंपोज करते हैं और किसी को भेज देते हैं, तो वो जो मेल है वो कितने टाइम बाद, मतलब कितना डिले होना चाहिए। डिले का मतलब कभी कभी क्या होता है कि गलती से सेंड हो जाता है, और जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करते हैं तुरंत पता चल जाता है कि ये गलत है, तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो वो टाइमिंग यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, 5 सेकंड, 10, 30 सेकंड, मैक्सिमम आप 30 सेकंड रख सकते हैं। तो 30 सेकंड तक आप जो है मेल भेज देंगे, तब भी वो नहीं जाएगा, आप बीच में कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड सेट है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसमें पूरी सेटिंग्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेटिंग में कुछ चीज़ें और दी गई हैं, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं इसका लेआउट। यहाँ से देखिए आप थीम सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे हमने ये डिफ़ॉल्ट थीम लगा दी, ये डिफ़ॉल्ट थीम होती है। बाकी इसमें से आप जो थीम सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं। व्यू ऑल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी, इसमें से आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे में ये सेट थी, इसको वापस सेव कर देते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा थीम कैसे सेट करेंगे। और बाकी ड्राफ्ट हो गया, सेंड हो गया, और बाकी जो आप मेल डिलीट कर देते हैं वो आपके चले जाते हैं ट्रैश में। ट्रैश यानी कि रिसाइकल बिन में आ जाते हैं। देखिए हमने ये डिलीट किया था, तो यहाँ से भी अगर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। और अगर आप इसको रिकवर करना चाहते हैं, गलती से डिलीट हो गया है, तो यहाँ से आप जो है इसे मूव कर सकते हैं, मूव टू। और यहाँ से आप कहाँ पर मूव करना चाहते हैं, इनबॉक्स में, सोशल में, ठीक है। ये सब अलग अलग लेवल होते हैं। मेन आपका जो है ये इनबॉक्स होता है, तो आप यहाँ पर जो है इसे मूव भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, यानी कि मेल को कंपोज करने की, जिसमें सीसी और बीसीसी का मतलब आपको प्रैक्टिकली बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपोज करते हैं एक मेल को। तो जैसा कि हमने बताया, टू में हम किसको रखते हैं, टू यानी कि जिसे मेल भेजना है। और बाकी यहाँ पर फ्रॉम वाला जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रॉम में तो हमारी आईडी आएगी ही, जो जिस आईडी से हम मेल को भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम टू में डालते हैं जिसे मेल भेजना है। तो यहाँ पर हम टू में डाल देते हैं एक आईडी, ठीक है। यहाँ पर हमने डाल दी जितेंद्र अग्नि 206, ये मेल आईडी है। तो इस मेल आईडी को हम भेज रहे हैं एक मेल। सब्जेक्ट यहाँ पर इसका हम रख देते हैं, मान लेते हैं लेक्चर नंबर, ठीक है, 32 यहाँ पर हमने रख दिया। और आगे लिख देते हैं टेस्टिंग या बॉडी। यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट होता है आपका, ठीक है। अभी सब्जेक्ट में हमने कुछ भी डाल दिया है ऐसे ही, बस टेस्टिंग के लिए। आप बाकी आप सब्जेक्ट में वो चीज़ रखते हैं जो कि आपके बॉडी सेक्शन में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, टू में यहाँ पर जिसे मेल भेजना है, और यहाँ पर हम लिखते हैं मेल जिस जो भी है। तो यहाँ पर फिलहाल लिख देते हैं टेस्टिंग। बाकी आप मैसेज में यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ टेस्टिंग लिख दिया, और यहाँ पर आप मेल को सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसके साथ में कुछ और करना चाहें, जैसे आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं, मेल को थोड़ा डिज़ाइन करना चाहते हैं, इमेजेस इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो सारे काम भी कर सकते हैं। जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया, और बाकी यहाँ पर आप इमोजीज भी जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी इमोजीज इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर ऑप्शन और भी दिए गए हैं, यहाँ से आप फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी, जैसे ये फ़ोटो है या कोई भी। यहाँ पर आप जा सकते हैं अपलोड सेक्शन में, चूज फोटो एंड अपलोड, और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फ़ोटो
फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम यही ले लेते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं। इमेज जो आपकी यहाँ पर लोड हो रही है, इसको आप यहाँ पर रीसाइज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आराम से आप कर पाएंगे। और इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप मेल जो है वो लिख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ए पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको जो है कलर, टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर, ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। जैसे हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, टेक्स्ट कलर वाइट दे दिया, इस तरह से, ठीक है। और इसको साथ में इसको बोल्ड वगैरह करना है तो ये सारी काम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक हो गया, लार्ज लिखना है, फॉन्ट क्या रखना है, ठीक है, फॉन्ट भी आप सेट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आप इसका लेफ़्ट राइट इंडेंट भी सेट कर, और बाकी इसका आप यहाँ से लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप 1 2 3 नंबर में भी ले सकते हैं। और बाकी यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे काम यहाँ से आप आराम से कर पाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर इसका जो है हम टेक्स्ट कलर ब्लैक कर देते हैं और बैकग्राउंड कलर जो है वो हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। तो ये सारे काम यहाँ से आप कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अटैच फाइल का, ठीक है। अटैच फाइल का मतलब कुछ नहीं होता है, कोई भी फाइल आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम PDF या इमेज फाइल यहाँ पर ओपन करते हैं तो उसका यहाँ पर क्या होता है कि ये फाइल आपकी अटैच हो गई। ये जो हमने इमेज इंसर्ट की थी ये इमेज थी, ठीक है। ये भी एक्चुअली इमेज ही है। इसको भी जब कोई ओपन करेगा, ठीक है, इसको भी जब कोई इस इमेज को ओपन करेगा तो इमेज ही होगी और उसे डाउनलोड भी कर सकता है, लेकिन ये इस तरह से आती है, ठीक है। यानी कि एक फाइल अटैच हो गई। बाकी अगर आप कोई लिंक अटैच करना चाहते हैं तो लिंक भी अटैच कर सकते हैं और एक साथ आप मैक्सिमम फाइल अटैच कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मेल है उसमें आप कितने भी इमेजेस या PDF जो भी है आप सेंड कर सकते हैं। PDF हो गया, डॉक्यूमेंट फाइल हो गई, एक्सेल की फाइल हो गई। बस आप जो है EXE फाइल जो है वो नहीं सेंड कर सकते, क्योंकि EXE फाइल जो है ये सॉफ्टवेयर की फाइलें होती हैं जिसमें वायरस भी हो सकते हैं, तो स्पैमिंग हो सकती है। इस वजह से ये फाइलें इसमें अलाउड नहीं है। बाकी इसमें आप जिप फाइल भेज सकते हैं, PDF फाइल भेज सकते हैं, फोल्डर नहीं भेज सकते, ठीक है। आप फोल्डर नहीं भेज सकते हैं, कोई भी डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी इसका मेल का आपका जो भी है, इसमें जो भी आपने PDF जिप वगैरह यूज़ किया है, मैक्सिमम आप 25 MB तक का भेज सकते हैं, ठीक है। कितना? मैक्सिमम 25 MB, बस इतना ही भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भेज सकते एक बार में। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर एक ऑप्शन है इंसर्ट लिंक, तो यहाँ से आप कोई लिंक दे सकते हैं, कोई वेबसाइट का URL वगैरह देना चाहें तो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि कोई भी क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट उस लिंक पे चला जाएगा। तो लिंक हो गई हाइपर लिंक, आपने MS वर्ड में पढ़ा होगा, आपको पता होगा, ठीक है। वो यहाँ पर आप डिस्प्ले में यानी कि दिखाई क्या देना चाहिए, वो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया नोट्स, ठीक है, नोट्स। और नोट्स के लिए यहाँ पर वेबसाइट हमने दे दी अपनी वाली जो भी है, ठीक है। और फाइनली ओके कर देंगे तो यहाँ पर लिंक आ जाएगी। तब तक के लिए कुछ फर्जी का यहाँ पर देते हैं ओके, तो यहाँ पर देखिए लिंक आ चुकी है। अब जब इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो यहाँ पर इसमें जो भी हमने लिंक कर रखा है वो ओपन होगा, लेकिन हालांकि इसमें तो कुछ फर्जी का है तो यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो आपका ऑप्शन था CC और BCC। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने पूरा मेल लगभग रेडी कर लिया है और यहाँ पर आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए उनके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर है कंडीशनल मोड, ठीक है। तो कंडीशनल मोड में क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि जो मेल हम भेज रहे हैं ये जो है वो 1 से 2 दिन में या जैसे भी चाहें वो एक्सपायर हो जाए, मतलब वहाँ से डिलीट हो जाए, ठीक है, उसके इनबॉक्स से। तो यहाँ पर आप वो चीज़ सेट कर सकते हैं, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप सेट कर पाएंगे आराम से। और सेट करने के बाद इसके जब आप सेव कर देंगे तो 1 महीने बाद आपने जो भी सेट कर रखा है उतने दिनों के बाद वो मेल जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर इसको हम कैंसिल करते हैं। और इसमें यहाँ पर मेल को जब आप सेंड करते हैं तो अगर यहाँ पर अभी हम सेंड कर दें तो ये मेल जो है इस ID पर पहुँच जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर ये ID जिसकी है वो इस मेल को आराम से पढ़ सकता है अभी के अभी, ठीक है। बाकी इसको आप शेड्यूल करना चाहें तो यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल में क्या होता है कि आप यहाँ पर डेट और टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं कि कितने डेट और टाइम को ये मेल भेजा जाना चाहिए। अगर आप अभी नहीं सेंड करना चाहते, शेड्यूल करना है कल के लिए, परसों के लिए या किसी भी दिन के लिए, तो वो चीज़ यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने टाइम पर पहुँच जाएगा, आपका कंप्यूटर ऑन हो या ना ऑन हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर एक ऑप्शन और आपका लास्ट में बचता है सिग्नेचर का। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ये कंपनी या इंस्टीट्यूट में अगर मान लेते हैं हॉलीडे हमने बोला है तो हॉलीडे एक कंपनी या इंस्टीट्यूट ही बोल सकती है। तो वहाँ पर उस कंपनी के बारे में और उसकी इमेज, उसका लोगो, उसके बारे में वो सारी चीज़ें जो हैं हर बार ना टाइप करना पड़े, ठीक है। जैसे हम चाहते हैं कि हम जिसको भी मेल भेजते हैं उस मेल में हमारा नेम, ठीक है, और हमारे इंस्टीट्यूट का नेम और यूट्यूब चैनल और वेबसाइट और हमारा लोगो, मतलब ये सारी चीज़ें एक बार में आ जानी चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें हर मेल में रहती है हमारे। तो हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को एक सिग्नेचर में ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक सिग्नेचर में ऐड कर लेंगे और सिग्नेचर में ऐड करने के बाद में यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पर कोई भी सिग्नेचर ऐड नहीं है, तो यहाँ पर सिग्नेचर आप ऐड भी कर सकते हैं। उसके लिए मैनेज सिग्नेचर में जाना है आपको और मैनेज सिग्नेचर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे बढ़ना
करना है इसी में सेटिंग में, आप वहाँ से भी जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से सेटिंग से जा सकते हैं। सेटिंग में भी आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए सिग्नेचर का, और नीचे आते हैं, ये देखिए यहाँ पर है क्रिएट न्यू सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं क्रिएट अ न्यू, और यहाँ पर सिग्नेचर का नेम जैसे यहाँ पर हमने मान लेते के रख दिया, ट्रिपल के, और क्रिएट किया। अब यहाँ पर ये सिग्नेचर क्रिएट हो गया, तब तक के लिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम उस सिग्नेचर में क्या रखना चाहते हैं, ठीक है, अपना नेम, तो यहाँ पर सारे लेबल अच्छे से मैनेज करके बना सकते हैं पूरा, ठीक है, बाकायदा। और इसमें हम जो भी इमेज इंसर्ट करना चाहें वो इमेज भी अपना इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई इमेज अपलोड कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यही इमेज हमने ले ली, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पर इसका साइज़ काफ़ी बड़ा आएगा तो हम छोटा कर लेंगे। तो ये साइज़ जो है इसका काफ़ी बड़ा है तो इसको स्मॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये मान लेते हैं हमने सिग्नेचर रेडी कर ली, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर सेव नहीं किया, इसको लास्ट में आकर के यहाँ से हम सेव चेंजेस कर देंगे, तो ये सिग्नेचर सेव हो चुकी है, ठीक है। अब वापस से इस मेल को यहाँ पर हम खोलते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं, और यहाँ पर ये ओपन हो गया, आपकी बड़ी स्क्रीन में ओपन हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने इसको फुल कर दिया था, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। वापस खोलते हैं तो देखिए अब यहाँ पर हम सिग्नेचर जो है वो ऐड करते हैं। तो डायरेक्टली एक क्लिक में यहाँ से, अभी यहाँ पर सिग्नेचर देखिए नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये मेल जो है हमने पहले से लिख रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज कर देंगे तो क्या होगा कि ये मेल जो मेल हम लिखा है हमने, ये हट जाएगा, नहीं, ये ड्राफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। कहाँ आ जाएगा, ड्राफ्ट में आ जाएगा। अब वापस से जब हम इसको ओपन करेंगे तो अभी ये आपका फिर से एक बार रीलोड होगा, क्योंकि सिग्नेचर हमने बाद में ऐड किए थे। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर के इंसर्ट हो गया। अब यहाँ से आप डायरेक्टली एक ही क्लिक में सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिग्नेचर आपके आ चुके हैं। तो ये एक पूरा मेल हो गया। यहाँ पर इसके अंदर जितने ऑप्शन थे हमने बता दिए। अब बात करते हैं सीसी और बीसीसी की। तो यहाँ पर अभी अगर हम इस मेल को सेंड करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति के पास ये मेल पहुँचेगा, यानी कि जितेंद्र रागिनी 206 वाली मेल आईडी पर। बाकी आप एक मेल को कई लोगों को भी भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम साथ ही साथ यूपी से इस वाली आईडी को भी भेजना चाहते हैं, और यहाँ पर हम कई लोगों को भेज सकते हैं। जैसे 3 लोगों को भेजना है तो 3 लोगों को यहाँ पर हमने जो है डाल दिया, और यहाँ पर सेंड करेंगे तो तीनों लोगों के पास ये मेल चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर सीसी का मतलब क्या है और बीसी का मतलब क्या है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सीसी को ऑन करते हैं, सीसी ऑन कर लिया, बीसी ऑन कर लिया। तो यहाँ पर हमने दोनों ऑन कर लिया, सीसी और बीसीसी। तो यहाँ पर सीसी का मतलब आपको पता ही है, कार्बन कॉपी। तो इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जिसको हम मेल भेज रहे हैं, टू का मतलब कि प्रॉपर टू के लिए, यानी कि इस व्यक्ति के लिए मेल जो है वो जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें किसी को बताना है, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरे व्यक्ति को बताना है कि ये मेल जो है वो किसको किसको भेजा गया है, ठीक है। मान लेते हैं कंपनी के बॉस को बताना है, ठीक है, या किसी कंपनी के मैनेजर को, मान लेते हैं मैनेजर को बताना है कि ये मेल हमने भेज दिया है जिन लोगों को भेजना था। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमने जितेंद्र रागिनी 206 को ये मेल भेज दिया। साथ में यहाँ पर हम सीसी में डाल देंगे मैनेजर की आईडी। जो मैनेजर की आईडी है वो कहाँ डालेंगे, सीसी में डालेंगे। तो ये मेल किसके लिए है, ये मेल है जितेंद्र रागिनी 206 के लिए, लेकिन हमने मैनेजर की आईडी सीसी में डाली है। इससे मैनेजर को ये पता चलेगा कि ये मेल हमारे लिए नहीं है, बस हमें बताने के लिए है कि ये मेल इसको भी भेजा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, सीसी में आप जो भी आईडी डालेंगे तो उसे ये पता रहेगा कि मेल इसको भेजा गया है, यानी कि जिसमें 2 की आईडी जो है जितेंद्र रागिनी, इसको मेल भेजा गया है। ये किसको पता होगा, सीसी को पता होगा, और 2 वाले को भी पता होगा, यानी कि जितेंद्र रागिनी इसको भी पता होगा कि कार्बन कॉपी किसे भेजी गई है। मतलब इन दोनों लोगों को आपस में पता होगा, ठीक है, इन दोनों लोगों को आपस में पता होगा कि कार्बन कॉपी किसके पास है और ओरिजिनल किसके पास है। ओरिजिनल किसके पास है, 2 के पास, और कार्बन किसके पास है, मैनेजर के पास, जो हमने सीसी में डाला, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। मेल दोनों लोगों के पास जाएगा, प्रॉपर इमेज जो लिखा है वो सारी चीज़ें, सब्जेक्ट वगैरह हर एक चीज़ दोनों लोगों के पास पहुंचेगा, ठीक है, प्रॉपर मेल पहुंचेगा। लेकिन वहाँ पर ये लिखा होगा कि 2 में जिसकी आईडी है यानी प्रॉपर उसके लिए है, और जो सीसी में जिसकी आईडी है यानी उसके पास कार्बन कॉपी है। इस मेल में जो भी लिखा है उसे अमल में नहीं लेना है, बस वो सिर्फ उसे बताने के लिए था, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आपको समझ में आ गया होगा। सीसी और 2 में बस यही एक डिफरेंस होता है, 2 यानी कि ओरिजिनल कॉपी, सीसी यानी कि कार्बन कॉपी। बाकी मेल दोनों लोगों के पास पहुंचता है, और दोनों लोगों को आपस में पता भी होता है कि मेल ओरिजिनल किसके पास है और कार्बन कॉपी किसके पास है। फिर एक ऑप्शन है बीसीसी यानी कि ब्लेंड कार्बन कॉपी। तो इसमें क्या होता है कि ब्लेंड कार्बन कॉपी में आप जिसका भी यहाँ पर मेल आईडी रखेंगे तो वो जो होगा, जैसे मान लेते हैं इसमें आपने बॉस का रख दिया, ठीक है, इसमें आपने किसका रख दिया, बॉस का रख दिया। तो यहाँ पर हमने बीसीसी में बॉस की मेल आईडी कर दी। तो इससे क्या होगा कि बॉस को पता रहेगा कि ओरिजिनल मेल किसको भेजा गया है और कार्बन कॉपी किसको भेजी गई है, ठीक है।
लेकिन जो मैनेजर है यानी जो सीसी में है और जो टू में है, इन दोनों लोगों को आपस में तो इन दोनों लोगों को पता होगा, लेकिन बीसीसी में जिसकी आईडी है उसके बारे में इसको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है बीसीसी यानी कि ब्लेंड कार्बन कॉपी है, यानी कि बॉस को टू के बारे में और सीसी के बारे में, दोनों लोगों के बारे में पता होगा, जबकि टू को और सीसीसी ये दोनों लोग जो हैं ये बीसीसी के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है ब्लेंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पर हम आपको भेज के दिखाते हैं, देखिए। तो यहाँ पर हम सीसी में जो है आईडी यहाँ पर रखते हैं UPCISS help@, और बीसीसी में यहाँ पर हम एक आईडी रखते हैं IT स्मार्ट वर्ड। ठीक है, तो ये तीनों आईडी हमने रख ली। अब यहाँ पर आप इसको नोट कर लें किसको पास हमने क्या भेजा है। तो यहाँ पर UPCISS help CC और IT स्मार्ट वर्ड जो है ये BCC है, यानी कि ये क्या है आपका बॉस है, और ये क्या है मैनेजर है मान लेते हैं, और ये क्या है एम्प्लॉई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। हालांकि जो सीसी और जो बीसीसी है इसका यूज़ जो है वो कंपनियां ज़्यादातर करती हैं, जो नॉर्मल इंसान है, जो आम आदमी है, वो ज़्यादातर टू का ही इस्तेमाल करता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हमने एक मेल पूरा रेडी कर लिया और यहाँ से हमने सेंड कर दिया। तो देखिए अभी यहाँ पर हम अंडू भी कर सकते हैं, हमारे में 5 सेकंड सेट हैं, तो अभी अंडू का ऑप्शन आ रहा है, और जैसे ही 5 सेकंड हो जाएंगे तो अंडू का ऑप्शन हट जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो मेल जो है वो हमने प्रॉपर सेंड कर दिया। आप यहाँ पर सेंड बॉक्स में आके चेक कर सकते हैं, देखिए मेल हमने सेंड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, जिसने भेजा है, यानी हमने भेजा है, ये सब्जेक्ट है और ये उसका मैसेज है, और बाकी यहाँ पर कुछ इमेजेस भी दिख रही हैं जो हमने फाइल अटैच की थी। तो यहाँ से हमने मेल भेजा। अब चलिए दूसरी आईडी ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम दूसरी आईडी ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आईडी हमने सेट की थी, यहाँ पर इस आईडी पे मेल आ चुका है, तो इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो मेल यहाँ पर प्रॉपर इस तरह से आ चुका है। इसमें से हम इस इमेज को या जो भी है डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, शो डिटेल पर। ठीक है, जब आप मेल को ओपन करते हैं, यहाँ पर ओपन कर लिया, शो डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें पता चलेगा, देखिए फ्रॉम यानी किसने भेजा है, टू यानी कि ये हमारे लिए है क्योंकि ये हमारी मेल आईडी है, और सीसी यानी कि यहाँ पर जो है UPCISS help इसको कार्बन कॉपी भेजी गई। लेकिन यहाँ पर BCC जो है वो नहीं आ रहा है क्योंकि उसके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम दूसरी आईडी ओपन करते हैं, यानी कि बॉस की आईडी। अब यहाँ पर देखिए शो डिटेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये बॉस है, तो यहाँ पर इसको पता है कि BCC जो है ये हमें भेजा गया है, CC और टू, यानी कि इसको तीनों के बारे में पता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम तीसरी आईडी ओपन करते हैं। अब यहाँ पर इसकी आईडी में आप देख सकते हैं कि फ्रॉम यानी किसने भेजा है, टू और CCC। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये मैनेजर की आईडी है। ठीक है, ये किसकी आईडी है, मैनेजर की है, तो ये बता रहा है कि ये कार्बन कॉपी है। तो यहाँ पर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किसके पास किस तरह से मेल पहुँचता है। एक्चुअली में पहुँचता सबके पास मेल ही है प्रॉपर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा, और ये आईडी जो हमने यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर करके रखी है आउटलुक से, इस वजह से यहाँ पर भी वो मेल आ चुका है। तो फिलहाल इसको हम क्लोज करते हैं और वापस चलते हैं यहाँ पर नोट्स की तरफ। चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इनबॉक्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। फिर उसके बाद आउटबॉक्स। तो आउटबॉक्स में क्या होता है कि जो मेल भेजी जा रही होती है वो आउटबॉक्स में होती है। टू का मतलब बता दिया, CC, BCC, सब्जेक्ट क्या होता है, बॉडी क्या होता है, किसी मेल का जो है रिप्लाई करना है या फॉरवर्ड करना है तो वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इस मेल का रिप्लाई करना है, तो यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ से आप इसको रिप्लाई कर सकते हैं या इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी दूसरे के पास। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने फॉरवर्ड किया, किसे करना है उसका मेल ID डाल करके सेंड कर देंगे, फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और रिप्लाई करना है तो रिप्लाई करेंगे तो इसी मेल पर रिप्लाई हो जाएगा जिसने भी ये मेल भेजा होगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा रिप्लाई और फॉरवर्डिंग। फिर उसके बाद सर्चिंग मेल। तो सर्चिंग मेल के बारे में हमने बता दिया, मेल को सर्च कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप जो है मेल को सर्च कर सकते हैं नाम डाल करके या कैसे भी। और फिर उसके बाद अटैचिंग फाइल विद ईमेल, यानी कोई फाइल अटैच करना हो और फाइल का साइज मैक्सिमम 25 MB पता है आपको। ईमेल सिग्नेचर के बारे में भी हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, सोशल नेटवर्किंग की बात करते हैं, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। तो आई थिंक ईमेल के बारे में आपको जो है पूरा पता चल गया होगा। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, जीमेल, याहू मेल, ये सब क्या है, ईमेल ही होते हैं। और जीमेल यानी कि गूगल मेल, सबसे ज़्यादा जीमेल यूज होता है। जीमेल अकाउंट बनाना कैसे है ये आपको अच्छे से पता होगा, यूज़ करना हमने बता दिया। ठीक है, बाकी अगर आप कभी जीमेल का पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो उसे फॉरगेट भी कर सकते हैं मोबाइल नंबर के जरिए, तो वो चीज़ भी आपको पता होगी। नहीं पता है तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगला वीडियो जो है इसी पर बना देंगे। ठीक है, ईमेल अकाउंट बनाने और पासवर्ड को फॉरगेट करने से लेकर के। फिर सोशल नेटवर्किंग की बात करें तो सोशल नेटवर्किंग के बारे में भी आपको अच्छे से पता होगा। सोशल नेटवर्किंग की बहुत सारी वेबसाइट हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। ठीक है, तो इन सब के माध्यम से हम सोशली जुड़ सकते हैं। और ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ई कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स एक मॉडल है जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिकली व्यापार कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे मॉडल हैं। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता यानी कि कस्टमर। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिजनेस से सीधे कस्टमर के पास सामान पहुंचता है। B2B में क्या होता है, बिजनेस से बिजनेस। ठीक है, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2B। इन सभी के एग्जाम्पल और डेफिनेशन इसको आपको जो है हम अगली
अगली वीडियो में बताएंगे जब हम ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में है, तो फिलहाल इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स और इसके विकास का इतिहास, जो कि आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसका ये हिस्ट्री है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होगा। फेसबुक के बारे में पढ़ लेना, इसकी हिस्ट्री क्या है, किसने बनाया, कब बनाया, ठीक है। और इसमें यहाँ पर फेसबुक में आपका जो मैक्सिमम फाइल का साइज होगा वो 4 GB तक हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना अच्छे से। ट्विटर पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है, पढ़ जरूर लेना। यहाँ पर इसलिए हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये आसान है, तो हमें नहीं लगता ये पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको चलाना भी आता है और ये सिर्फ हिस्ट्री है, उसके बारे में है, डेफिनेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है कि तुरंत हमने मैसेज किया और तुरंत रिप्लाई आ गया या तुरंत मैसेज वहाँ पर पहुँच गया बिना डिले हुए। तो ये व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर और टेलीग्राम पर कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सअप चलाना तो हालांकि सभी को आता है, ये क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग का एक एग्जाम्पल है। फिर व्हाट्सअप के बारे में बताया गया है, ये व्हाट्सअप में आप क्या क्या कर सकते हैं, फेसबुक के बारे में, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ जरूर लेना, ठीक है। बार बार आपको बता रहे हैं क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि किसी के बारे में भी लिखने को आ सकता है। सोशल नेटवर्किंग के किन्हीं 2 एग्जाम्पल के बारे में बताइए, तो यहाँ पर आपको उनके बारे में लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स। ब्लॉग्स क्या होते हैं, तो ब्लॉग्स कुछ नहीं होते हैं, ब्लॉग्स एक प्रकार की वेबसाइट होती हैं। ब्लॉग्स क्या होते हैं, वेबसाइट होती हैं जहाँ पर लोग अपने बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में पोस्ट लिखते रहते हैं, ठीक है। सोशल पर या किसी भी चीज़ पर आप जो है पोस्ट वो लिखते रहते हैं डेली टू डेली, या कभी कभार उसमें न्यूज़ या पोस्ट इस तरह से करते रहते हैं, और उस ब्लॉगर के यानी उस वेबसाइट के जितने फॉलोअर्स होते हैं वो उसको रीड करते रहते हैं, बस यही ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है। ब्लॉग्स यानी कि वेबसाइट एक ही बात होती है। और यहाँ पर कुछ ब्लॉग्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो blogger.com चलता है, और ये जो ब्लॉगर होते हैं ये आप मुफ्त में बना सकते हैं, ठीक है। blogger.com पर जाकर के आप एक मुफ्त ब्लॉगर बना सकते, और वहाँ पर जो है आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी न्यूज़ या स्टोरी या कोई कविताएं या कुछ भी आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, और जिसमें ऑडियो, वीडियो, इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। PDF नोट्स वगैरह सेंड करना है किसी के पास तो आप ब्लॉगर का यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर और भी कई सारी, जैसे वर्डप्रेस हो गया, ठीक है, गैटर हो गया, wordpress.com, टम्बलर हो गया, मीडियम हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लेना इसको, ठीक है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जिसके आगे ई लग जाता है, ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तो कॉमर्स का मतलब व्यापार, तो यहाँ पर ई कॉमर्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिकली व्यापार, ठीक है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि इंटरनेट की मदद से कोई भी सामान खरीदते या बेचते हैं तो वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ई कॉमर्स एक मॉडल है, यहाँ पर जैसा कि डेफिनेशन में आप पढ़ सकते हैं, ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट के रूप में भी जाना जाता है। ई कॉमर्स विशेष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को संदर्भित करता है। यहाँ पर ध्यान देना है, ई कॉमर्स किसे कहते हैं, जब भी हम कोई गुड्स या सर्विस ऑनलाइन खरीदते हैं, ठीक है। ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, एक नेटवर्क के माध्यम से अगर हम कोई भी सर्विस या फिर गुड्स इनमें से कुछ भी खरीद या बेच रहे हैं तो वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके मॉडल के बारे में आगे बताया गया है। देखिए, ई कॉमर्स की जो शुरुआत थी वो 11 अगस्त 1994 में नेट मार्केट के द्वारा की गई। नेट मार्केट एक वेबसाइट थी जिसने सबसे पहले एक CD को बेचा था, ठीक है। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, एक CD को बेचा था। तो यहाँ पर नीचे जो है ई कॉमर्स के मॉडल दिए गए हैं, जो कि टोटल 4 मॉडल हैं। B2B सबसे पहला मॉडल है, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। तो जब कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस से माल को खरीदता या बेचता है या सर्विस को खरीदता या बेचता है तो यहाँ पर वो B2B के अंतर्गत आता है। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ में सामान को खरीदती या बेचती है, ठीक है। इसमें जो उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर या जिसे हम कस्टमर कहते हैं वो यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है, इंडियन मार्ट हो गया, अमेजॉन बिजनेस हो गया, और यहाँ पर ट्रेड इंडिया हो गया। तो ये क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि B2B के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक मैन्युफैक्चरर अगर कोई दूसरे बिजनेस को, ठीक है, यानी कि दूसरे कंपनी को अगर माल यहाँ पर बेच रहा है तो वो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। फिर उसके बाद यहाँ पर B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, स्नैपडील, पेटीएम, ये सब क्या है, B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कंज्यूमर यानी कस्टमर जो होता है वो बिजनेस से माल को खरीदता है, ठीक है। तो ये सब आता है आपका B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। ये कुछ नहीं है, बस मॉडल हैं। जब आप इंटरनेट पर कोई भी सामान खरीदते या बेचते हैं या सर्विस जो है खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपकी ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। और ई कॉमर्स में टोटल 4 मॉडल दिए गए हैं, जिसमें हमने पहला बता दिया B2B, दूसरा B2C, और तीसरा यहाँ पर है C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कंज्यूमर जब दूसरे कंज्यूमर को जब माल बेचता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो C2C
C के अंतर्गत आता है। जैसे अगर आप कोई सेकंड हैंड कोई भी सामान अगर किसी दूसरे को बेचना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी कि C2C के अंतर्गत आएंगे। अगर आप वहाँ पर इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं यानी कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं या कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, जैसे OLX हो गया, क्विकर हो गया, ये सब क्या है एग्जाम्पल हैं C2C के, जहाँ पर आप अपना सेकेंड हैंड जो भी आपका चीज़ है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है, तो वहाँ पर आप उसकी जानकारी ऑनलाइन दे सकते हैं और जो खरीदने वाला होगा वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी C2C में आ जाती हैं। फिर बात करते हैं C2B की, जिसमें कंज्यूमर टू बिजनेस होता है। कंज्यूमर टू बिजनेस यहाँ पर क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो बिजनेस से कांटेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमने जैसा कि बताया कि इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों तरीके की चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर Naukri.com और monesterindia.com, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी C2B में। C2B में यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो अपने जॉब के लिए अप्लाई करता है जहाँ पर इंटरनेट का सहारा लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर टू बिजनेस के अंतर्गत आ जाती हैं। और यहाँ पर ये जो वेबसाइट होती हैं, जो आपकी टाइम्स जॉब हो गई, Naukri.com हो गई, तो ये बिजनेस होती हैं जहाँ पर इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर जो होता है वो यहाँ पर इससे कॉन्टेक्ट करता है, ठीक है। कंज्यूमर जो है वो बिजनेस से कॉन्टेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है एक वर्ड एम कॉमर्स। तो एम कॉमर्स कुछ नहीं है, ये भी ई कॉमर्स ही है, लेकिन यहाँ पर जब भी आप मोबाइल के थ्रू कोई भी सामान खरीदते या बेचते हैं तो वो एम कॉमर्स के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। ये भी एक ई कॉमर्स का ही एग्जाम्पल है। फिर बात करते हैं नेटिकेट के बारे में, ठीक है। नेटिकेट क्या होता है? नेटिकेट जो शब्द है ये एटिकेट से आया है, ठीक है, एटिकेट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है इंटरनेट शिष्टाचार। इंटरनेट शिष्टाचार यानी कि जब भी आप इंटरनेट पर कोई कमेंट करते हैं या कोई ब्लॉग या कोई पोस्ट लिखते हैं तो वहाँ पर आप उसको कितने सही तरीके से लिख रहे हैं, कौन से ढंग से लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं नेटिकेट के अंतर्गत। इंटरनेट शिष्टाचार यानी कि वहाँ पर आपको क्या है, शिष्टाचार बनाए रखना होता है। जैसे कि जिस तरह से शिष्टाचार समाज में विनम्र और अच्छे व्यवहार को दर्शाता है, वैसे ही नेटिकेट इंटरनेट पर अच्छे और विनम्र व्यवहार को संदर्भित करता है, ठीक है। जैसे अब अगर आप ईमेल या सोशल मीडिया का यूज करते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन चैटिंग या ब्लॉगिंग करते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इंटरनेट शिष्टाचार बनाए रखना होता है। वो चीज़ें आपकी आती हैं नेटिकेट के अंतर्गत। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है गुड नेटिकेट, दूसरा होता है बैड नेटिकेट, ठीक है। गुड नेटिकेट वो होते हैं जो शिष्टाचार बनाए रखते हैं, बैड नेटिकेट वो होते हैं जो शिष्टाचार बनाए नहीं रखते हैं। और यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं नीचे। जैसे यहाँ पर भड़काऊ या फिर आपत्तिजनक टिप्पणियों को ऑनलाइन पोस्ट ना करें। अगर आप करते हैं तो आप जो है बैड नेटिकेट के अंतर्गत आएंगे, वरना फिर गुड नेटिकेट के अंतर्गत आएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, इसको पढ़ लेना क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसकी डेफिनेशन और यहाँ पर कुछ जो है 2-3 एग्जाम्पल आपको देने होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लेना, बाकी आपको मोटा मोटा पता चल गया होगा कि नेटिकेट का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं ई गवर्नेंस की। तो यहाँ पर हमारे इस वीडियो में 2 मेन टॉपिक थे, ई गवर्नेंस एंड ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ई कॉमर्स यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉनिकली व्यापार करते हैं। ई गवर्नेंस तो वही चीज़ है जब आप गवर्नमेंट से कनेक्ट होते हैं या गवर्नमेंट आपसे कनेक्ट होती है, और भी अगर इंटरनेट के माध्यम से यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो आता है ई गवर्नेंस के अंतर्गत, ठीक है। तो इंटरनेट के माध्यम से जब भी आप गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट करते हैं, जैसे आपने आधार कार्ड बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, या रेलवे रिजर्वेशन कराना है, या फिर हॉस्पिटल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप गवर्नमेंट से सीधे कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है, ई गवर्नेंस सरकार और नागरिकों के बीच संवाद स्थापित करने की आधुनिक और सरल माध्यम है। इसके माध्यम से नागरिक सरकार के साथ आसानी से जुड़ सकता है, अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ई गवर्नेंस सरकारी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू करने का माध्यम है। ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक विभिन्न प्रमाण पत्रों, आवेदनों की स्थिति आदि की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, जिसे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान या फिर NEGP, भारत सरकार की एक पहल है जिसके माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भारत के नागरिकों को उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ई कॉमर्स में आपके 4 मॉडल थे, यहाँ पर ई गवर्नेंस में भी आपके मॉडल दिए गए हैं। इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए। सरकारी कार्यों के लिए ई गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि ई मित्र परियोजना हो गया जो कि राजस्थान की, CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ई सेवा परियोजना आंध्र प्रदेश की है, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, आधार, फिलिंग एंड पेमेंट ऑफ टैक्स ऑनलाइन यानी जब आप टैक्स ऑनलाइन पे करते हैं, डिजिटल एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है वो ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। फिर यहाँ पर इसके कुछ मॉडल बताए गए हैं जैसा कि ई कॉमर्स में था। तो यहाँ पर पहला मॉडल है G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से नागरिक सरकार के साथ सीधे जुड़ सकते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं तक आसानी से पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी आप
कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट या गवर्नमेंट ऐप एक्सेस करते हैं तो वहाँ पर आप G2C मॉडल के अंतर्गत काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि G2G, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जब बातचीत करती है तो वो G2G के अंतर्गत आता है, जब वो इलेक्ट्रॉनिकली आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद G2B, तो G2B में क्या होता है कि गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस में यहाँ पर क्या होता है, यानी जो बिजनेस होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो अपना जो टैक्स पे करती हैं या कोई भी बात अगर गवर्नमेंट से करना चाहती हैं तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म, अलग वेबसाइट होती हैं। तो वो सारी चीज़ें G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंतर्गत आती हैं, जहां पर एक कंपनी बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट से बातचीत कर सकता है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी जो सैलरी वगैरह आती है, या गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय से बातचीत करना चाहे तो इसके लिए जो ऐप या जो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं वो सब G2E मॉडल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपका क्लियर हो गया होगा कि ई गवर्नेंस के मॉडल जो है वो क्या होते हैं और किस मॉडल में कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि ई गवर्नेंस के हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन हो गया। तो रेलवे जो है आपको पता है ये गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पर ई गवर्नेंस सर्विसेज में आपका रेलवे रिजर्वेशन आ जाता है। जब आप रेलवे में रिजर्वेशन कराते हैं तो वहाँ पर आप गवर्नमेंट से कांटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो कि इसकी जो वेबसाइट है IRCTC, तो ये क्या है, ये गवर्नमेंटेड वेबसाइट है जो कि रेलवे की है। और बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आपको रेलवे में टिकट वगैरह बुक करना है तो उसकी वेबसाइट क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं पासपोर्ट की। तो जब आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है उसका हस्तक्षेप होता है। तो ये भी जो है वो ई गवर्नेंस के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि पासपोर्ट भी आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं तो वो सब आपका इलेक्ट्रॉनिकली यानी इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आता है। और अगर वहाँ पर गवर्नमेंट है तो ई गवर्नेंस हो गया, और अगर कोई बिजनेस या कंपनी है तो ई कॉमर्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ई हॉस्पिटल, जिसे ORS यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम बोला जाता है। तो यहाँ पर आप ई हॉस्पिटल में जाकर के इस वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें आप OPD में बुकिंग कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर आप प्रयोगशाला रिपोर्ट देख सकते हैं, यानी आपकी जो जाँच हुई होगी उसकी रिपोर्ट की जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, देखिए बुक अपॉइंटमेंट नाउ, ठीक है। लैब रिपोर्ट देखना है, या फिर ब्लड अवेलेबिलिटी चेक करनी है, और या फिर पेमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप इस वेबसाइट से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये भी ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद बात करते हैं उमंग ऐप की। तो उमंग ऐप जो है, यहाँ पर इसकी कई सारी खासियत हैं, क्योंकि आप कई सारे काम जो है वो एक ही जगह से कर सकते हैं। तो उमंग ऐप क्या है, एक इंटीग्रिटी एनवायरनमेंट है जहाँ पर आप कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे बताए गए हैं इसमें कितने वर्क आप कर सकते हैं, बहुत सारे वर्क हो टोटल यहाँ पर बताए गए हैं। आप इसमें 623 सेवाएं हैं, 116 विभाग हैं, और 23 राज्यों को इससे जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे आपको गैस सिलेंडर बुकिंग करनी हो, या फिर आधार में कोई चेंजेस कराने हैं, या पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी है, तो इस तरह की सेवाएं आपको उमंग ऐप में मिल जाती हैं, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है या जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आपको उमंग ऐप में मिल जाती हैं। इसे आप एक्सेस कर सकते हैं। ये यहाँ पर अभी 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। उमंग ऐप जो है इसमें आपको 13 लैंग्वेजेस मिल जाएंगी जो कि इंडिया की हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं डिजिटल लॉकर की। तो डिजिटल लॉकर भी एक ई गवर्नेंस सर्विसेज के अंतर्गत आता है। ये भी एक ऐप है, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो आप ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे आपकी कोई एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट हो गए, हाई स्कूल इंटर मार्कशीट हो गई, या कोई भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो गया, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वाहन पंजीकरण, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर आप डिजिटल लॉकर में उसको स्कैन करके स्टोर कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 1 GB की स्टोरेज मिल जाती है, और आप जो भी फाइल अपलोड करते हैं डिजिटल लॉकर में, तो वहाँ पर हर फाइल का जो साइज है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका जो फॉर्मेट है वो PDF, JPG या फिर PNG होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आप डिजिटल लॉकर में अपलोड करते हैं तो ये हर जगह आपको आपकी जो है वो मान्य रहेंगी। अगर आप नॉर्मली फ़ोटो खींच करके गैलरी में रखते हैं अपने फ़ोन की, तो वो हो सकता है अमान्य कर दी जाए, लेकिन डिजिटल लॉकर में अगर आपने किसी चीज़ को स्टोर कर रखा है तो वो आपकी जो है वो मान्य होगी। और उसके लिए यहाँ पर आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक तो आधार नंबर, दूसरा आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे OTP के जरिए आपकी सारी चीज़ें जो है वो वेरीफाई होंगी, ठीक है। तो ये डिजिटल लॉकर को आप यूज करें, काफ़ी बेस्ट है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 7 था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको एक बार सिलेबस दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें कुछ खास नहीं था, क्योंकि ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस सर्विसेज जो कि काफ़ी सिंपल थी, और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आप लोग यूज़ भी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ईजी चैप्टर था, लेकिन यहाँ पर आपको इसकी जो कुछ मेन टॉपिक हैं, जैसे ई गवर्नेंस हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ईमेल के बारे में हो गया, सोशल नेटवर्किंग के कुछ एग्जाम्पल और उनकी डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। बाकी एग्जाम से पहले तो आपको हम क्वेश्चंस और उनकी तैयारी करवा
करवाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 जो कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, जो कि ये भी काफ़ी सिंपल है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो लगभग प्रैक्टिकल बेस्ड हैं और इसमें से ज़्यादातर चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता होगा क्योंकि यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर जो हैं ये काफ़ी सिंपल आगे बचते हैं, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।